हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और मॉड्यूल 4 तो 5th ख़त्म कर लिया होगा और 6th की गतिविधि मैंने बता दी थी। गतिविधि 1 और 3 बता चुकी हूँ। और आज जो मैं आपको वीडियो बनाया है मैंने, वो गतिविधि प्रश्नोत्तरी पे बनाया है। मतलब जो आखिरी में जो आपको प्रश्नोत्तरी पूछता है, मॉड्यूल 6 की प्रश्नोत्तरी करेंगे आज हम। तो मॉड्यूल 6 को हम खोल लेते हैं दोस्तों। मॉड्यूल 6 के जो एमपी राज्य के कोर्स में जाके, और आप एमपी कला समग्र शिक्षा इसको खोल लीजिएगा। और आप दूसरे राज्य के हैं तो आप मेरे राज्य में कोर्स में जाकर, और एमपी के सामने जो है आपका यूपी या बिहार जो भी है वो दिखाई देगा। आप इसको क्लिक करके खोल लीजिए। जैसे ही अपन ने क्लिक किया तो इससे रिलेटेड हम प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करने से पहले दोस्तों, आप सबसे पहले ये देखिएगा कि आपने ये सारे वीडियो और पीडीएफ पढ़ लिए हों, ताकि आप अब जब प्रश्नोत्तरी करेंगे तो आपकी समझ अच्छी बनेगी और आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि गतिविधि 1 और जो इम्पोर्टेंट थी गतिविधि, और जिसमें प्रश्न पूछे जा रहे थे, तो गतिविधि 1 और 3 मैंने इस मॉड्यूल 6 की करवा दी थी। तो वो आपने अगर नहीं देखी हो तो वो ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वो कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण है और उसमें मैंने समझाया भी है। तो उसको देखना ना भूलिएगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलिए दोस्तों, अब प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करते हैं। और जो प्रश्नोत्तरी रहती है दोस्तों, इसमें सिर्फ 10 प्रश्न बताए जाते हैं। जैसे कि मैंने चलाए पे क्लिक कर लिया। तो इस तरह से ये जो हमारे प्रश्नोत्तरी है, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने वीडियो और पीडीएफ नहीं देखा हो तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और दूसरी बात ये कि ये 10 प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, और इससे रिलेटेड और भी प्रश्न आ सकते हैं। तो मैं अगले सीरीज़ में लाऊंगी कि अगले क्वेश्चन को इंक्लूड करूंगी जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट में आ सकते हैं। तो पहले तो हम इस 10 प्रश्नों को ज़रूर देख लीजिए, और जिन्होंने ये प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं वो दोस्तों, वो भी इस प्रश्नों को देख सकता है, क्योंकि वो एनालिसिस हो जाएगा आपका कि आपके प्रश्न क्यों गलत थे, और इसकी डिटेल में मैं बताऊंगी। और तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इससे पहले से हम एक प्रश्न को सॉल्व करें दोस्तों, मैंने पहले वाले वीडियो में गतिविधि 1 और 3 को जो समझाया, उसमें सब कुछ समझा दिया है कि आर्ट क्या होता है, कला मतलब आर्ट कला क्या होती है। कला मैं आपको बता देती हूँ। ये भी प्रश्न आ सकता है दोस्तों कि कला जो है वो किस भाषा का शब्द है। तो पहला प्रश्न तो मैं आपको बता देती हूँ, कला जो है वो किस भाषा का शब्द है, वो संस्कृत भाषा का शब्द है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कला जो है किस भाषा का शब्द है दोस्तों, संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है। और कला जो है, मैंने कला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्ट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। और आर्ट से रिलेटेड मैंने चीज़ें सारी बता दी थी, इसकी डेफिनेशन सब समझाती थी, वो आप देख लीजिएगा पिछला वीडियो। और आर्ट एजुकेशन मतलब कला शिक्षा के बारे में भी बता दिया है, और इनका डिफरेंस भी बता दिया है। ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ दोस्तों कि जो कला शब्द है दोस्तों, मैं तो छोटे शब्दों में बता देती हूँ कि कला शिक्षा जो है अभिव्यक्ति का माध्यम है। चाहे हम किस तरह से भी अभिव्यक्ति करें, और चाहे पेंटिंग के थ्रू, चाहे मूर्ति बनाकर, चाहे हम प्रदर्शन करें, हम ड्रामा करें या नृत्य करें, किसी भी तरीके से हम अभिव्यक्ति करते हैं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, तो वो हमारी कला होती है। और दोस्तों, हमने 2 प्रकार की कला पढ़ी थी, दृश्य कला और प्रदर्शन कला। और दृश्य कला जो होती है दोस्तों, उसको विजुअल आर्ट भी बोलते हैं, और प्रदर्शन कला को परफॉर्मेंस आर्ट भी बोलते हैं। जो दृश्य कला होती है दोस्तों, सिंपल ये समझ लीजिए कि हम जिसको देख सकते हैं और छू सकते हैं। जैसे कि हम मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति को देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। और प्रदर्शन कला दोस्तों मतलब परफॉर्मेंस, मतलब हम जो दूसरों के सामने प्रदर्शन करते हैं दोस्तों। जैसे कि हम इतना समझ लीजिएगा दोस्तों कि ये फिल्म से रिलेटेड, अगर हम जैसे फिल्म होती है, हम कलाकार हैं और हम दर्शकों के सामने कुछ भी प्रदर्शन कर रहे हैं, हम दूसरों के सामने जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो जिसको हम सुन भी सकते हैं, जैसे कि फिल्म को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोस्तों, कि जो हमारी प्रदर्शन कला होती है, हम दर्शकों के सामने उसका कलाकार होता है, एक तरह से समझ लीजिए। एक प्रदर्शन कला में एक कलाकार होता है जो दर्शकों के समक्ष कलाओं
में भाग लेता है और उनको बताता है। जैसे कि एक अभिनेता होता है दोस्तों, और हास्य कलाकार, जैसे कि आप एक शो देखते ही होंगे ना, कपिल शर्मा शो, जिसमें आता है वो हंसाता है। तो इस तरह से हम जब किसी के दर्शकों के सामने अभिव्यक्ति करते हैं, तो वो जैसे जादूगर होता है, जादू दिखाता है ना दोस्तों, वो भी प्रदर्शन कर रहा है एक तरह से। और संगीतकार होता है, वो गाकर सुना रहा है, तो दूसरों को प्रदर्शन करके सुना रहा है, तो ये प्रदर्शन कला में आ जाता है दोस्तों। तो अगर हम इसमें देखें फर्स्ट क्वेश्चन में कि कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से, हाँ दोस्तों, एक चीज़ और आप ये और समझ लीजिए, जो कला शिक्षा है वो अलग होती है, और कला शिक्षा एक विषय है दोस्तों, है ना। और जो हम मॉड्यूल में पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो जैसे मॉड्यूल का नाम क्या है हमारे दोस्तों, कला समेकित शिक्षा, मतलब कला के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं हम। जैसे कि विज्ञान में हम विज्ञान को पढ़ाते के समय कला का यूज़ कर लेना, या फिर गणित को पढ़ाते समय कला का यूज़ कर लेना। तो ये जो कला समेकित शिक्षा है दोस्तों, जो हमारे मॉड्यूल का नाम है, इसका मतलब ये है कि हम कला के माध्यम से दूसरे सब्जेक्टों को पढ़ा रहे हैं। और ये कला शिक्षा से अलग है दोस्तों, ये कला शिक्षा एक विषय है ना, जो कलाओं के माध्यम से। कला शिक्षा में क्या होता है कि जो भी भाव होते हैं, वो एक प्रक्रिया होती है, मतलब कि नृत्य कैसे करना है, ये सब चीज़ें जो है भावों के माध्यम से प्रकट करना, अभिव्यक्ति करना उनकी, है ना, विचारों या सामग्री के साथ एक मंच प्रदान करती है, और जिससे हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं, ठीक है ना। कला शिक्षा तो वो हो गई। तो शिक्षा, और ये जो है हम दूसरे विषय हैं उनसे रिलेटेड, इसमें शिक्षा मतलब जो दूसरे विषय हैं उसमें कला को सम्मिलित करके और हमें पढ़ाना, ये हमारे मॉड्यूल का नाम है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों कि कला रूप के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अब इसमें ना मॉड्यूल में आपका मूल्यांकन से रिलेटेड को से भी चीज़ें दी गई हैं दोस्तों। इस वीडियो को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन करना क्या होता है। तो मूल्यांकन करना क्या होता है दोस्तों, इस प्रक्रिया के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि बच्चों के प्रदर्शन में किस हद तक वांछित परिवर्तन हुआ है। और जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, ये तो बहुत ही अत्यंत व्यापक होती है, लेकिन बच्चों के प्रदर्शन के आकलन हेतु विभिन्न तरीकों को अपनाने की आवश्यकता होती है दोस्तों, ताकि हम उसका पता लगा सकें कि कितना परिवर्तन, वांछित परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके आधार पे हम कह सकते हैं, अगर हम प्राथमिक स्तर पर पाठ के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर क्या कर सकता है, शिक्षक जो है स्वयं मूल्यांकन के तरीके विकसित कर सकता है। तो इससे रिलेटेड अगर हम दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न आता है कि हमें मूल्यांकन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, शिक्षकों को मूल्यांकन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों हाँ, मूल्यांकन करना चाहिए, और मैंने आपको मूल्यांकन डेफिनेशन बता दी, मूल्यांकन क्या होता है। अब अपन पढ़ते हैं कि मूल्यांकन करने का क्या कारण है, मूल्यांकन करने के द्वारा आप क्या कर सकते हैं। जो अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों को और बेहतर बना सकते हैं हम, और हम जो भी करते हैं और जो हमें प्रभावित करता है, सभी का मूल्यांकन होना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि हम अपने कार्यों के तरीके, दूसरों की उपलब्धियों, अपने जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों, अपने भोजन आदि सभी का मूल्यांकन करते हैं दोस्तों। हम जो भी करते हैं उसका मूल्यांकन होता है। और जो प्रारंभिक कक्षाएं होती हैं में, जैसे कक्षा 1 और 2 में न केवल बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन आवश्यक होता है, बल्कि कला से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में उनकी खुशी और जुड़ाव के बोध का भी मूल्यांकन आवश्यकता होता है, कि बच्चा जो है कब दुख अनुभव कर रहा है या खुशी अनुभव कर रहा है, इसका भी जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मूल्यांकन तो करना ही चाहिए दोस्तों। इससे सब स्पष्ट होता है कि शिक्षक को मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और हमने आपको ये तो पता ही होगा कि मूल्यांकन और आकलन जो है वो बेहतर तकनीक है, और आपको अंतर भी पता होगा। और इससे रिलेटेड हम चीज़ों को और अगर आगे समझना है तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे दोस्तों।
दोस्तों हम पहले ये समझ लें कि जो आगे की जो कक्षाएं आती हैं, जो तीसरी, चौथी और पाँचवीं, उसमें भी कला के विविध तरीकों और सीखने के प्रति उनका नज़रिया जो होता है और उनकी समझ जो होती है वो जानना भी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि दोस्तों मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है दोस्तों, इसलिए मूल्यांकन तो ज़रूरी है करना। ठीक है दोस्तों, मूल्यांकन और आकलन करना ज़रूरी होता है। इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक निश्चित अंतराल के बाद कला संबंधी जो गतिविधियां होती हैं उसमें बच्चों का सीखना कैसे हुआ तो तथा उनके व्यक्तित्व में जो परिवर्तन आए उसका पता लगाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, मूल्यांकन का या आकलन का यूज़ करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि दोस्तों किसी विशेष बच्चे की विशेष आवश्यकता और ज़रूरतों की पहचान करने के लिए भी हम मूल्यांकन का यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये हो सकता है दोस्तों कि सीखने सिखाने के लिए बेहतर मौके की योजना बनाना भी इसका लक्ष्य हो सकता है। और बच्चे दूसरा एक और पॉइंट ये भी हो सकता है कि बच्चे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, और में उनकी रुचियाँ अभिरुचियों को समझना तथा उनकी मदद करना भी मूल्यांकन में आता है दोस्तों। और ये भी पता लगाना कि दोस्तों कि किस हद तक पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं और पाठ्यक्रम के उद्देश्य हमारे पूर्ण हो चुके हैं। और ये भी हो सकता है दोस्तों कि कक्ष में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हमको बेहतर बनाना है, इसलिए भी हम मूल्यांकन करते हैं। और दोस्तों और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि बच्चों की प्रगति संबंधी साक्ष्य जुटाना, जैसे अभिभावकों को प्रेषित किया जा सके। और क्या पॉइंट हो सकते हैं दोस्तों, जैसे कि बच्चों में आकलन के डर को समाप्त करना और सभी को निष्पक्षता से अपना मूल्यांकन करने हेतु प्रोत्साहित करना। और एक और पॉइंट ये भी हो सकता है दोस्तों कि प्रत्येक बच्चे के अधिगम और विकास में मदद करना। और लास्ट और आखिरी पॉइंट में ये कहना चाहूँगी दोस्तों कि उनमें आत्मविश्वास को जगाना और उपलब्धि को प्रोत्साहित करना। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बता दिया दोस्तों, तो मूल्यांकन करना ही चाहिए। तो ये तो गलत हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो हम किस पे टिक कर देंगे दोस्तों, गलत पे टिक कर देंगे, क्योंकि हमने मूल्यांकन के बारे में समझा और उसके महत्वपूर्ण कारण जाने कि क्यों हमें मूल्यांकन करना चाहिए। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके देख लेते हैं कि हमारा सही हुआ आंसर नहीं हुआ। देखिए इसमें कुछ प्रगति हुई है, जैसे हमें बताएगा, जैसे आंसर सही होगा ना तो वो राइट का निशान बताएगा। अब इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट दोस्तों अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है कि इसको पहले मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए कि कला समग्र शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन कहता है दोस्तों पानी की ध्वनि, दूसरा ऑप्शन कहता है हवा की ध्वनि, तीसरा ऑप्शन कहता है बारिश की ध्वनि और चौथा ऑप्शन कहता है आग की ध्वनि। तो दोस्तों देखिए इसमें जो हमने एक वीडियो देखा था, ठीक है, जो ध्वनियाँ हम उंगलियों से निकाल रहे थे, मतलब हम बारिश की बूंदें गिर रही थी और उससे बारिश की बूंदों से रिलेटेड आवाज़ निकालने के लिए हम हाथों पर उंगलियों से थोड़ी देर के लिए उसको ज़ोर ज़ोर से टच कर रहे थे और उसको मार रहे थे, तो हमारे हाथों से ध्वनि निकल रही थी। तो इसमें इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको समझ ही गए होंगे कि इसमें हम बारिश की बात कर रहे थे, बारिश की ध्वनि निकाल रहे थे, इसलिए बारिश का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट बटन को क्लिक करके देखते हैं। देखिए इसने आंसर भी सही बता दिया। अब नेक्स्ट बटन को क्लिक करके देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक होती है। दोस्तों जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि समेकित शिक्षा क्या होती है। समेकित शिक्षा हम पढ़ चुके हैं दोस्तों कि जो शिक्षा ऐसी शिक्षा जो दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ समेकित शिक्षा। समेकित शिक्षा मैंने आपको बताया ही था दोस्तों कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन देना। हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन दे रहे हैं, मतलब कि हम दूसरे विषयों के साथ कला को भी, दूसरे विषय को पढ़ाने में कला का यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ समेकन का मैंने मतलब बताया था ना आपको कि दूसरे विषयों में हम कला को समाहित करके और हम उस विषय को पढ़ा रहे हैं, मतलब शिक्षण सामग्री में हम कला को में प्रयोग ला रहे हैं। तो दोस्तों इससे क्या होगा आप ही बताइए। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था जिसमें मैंने कहा था आपको कि एक कहानी सुनाई और हमने कहानी बच्चों को सुनाई और वो कठपुतली के माध्यम से प्रयोग कर रहे हैं और एक बच्चा डांस कर रहा है, एक बच्चा
कोई भी गतिविधि चूज़ कर रहा है, गाना चूज़ कर रहा है और एक नृत्य कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों कि इसमें सभी पक्षों का विकास हो रहा है। उसमें बच्चों में क्या हो रहा है, बच्चों में कल्पना आ रही है, अवलोकन हो रहा है उनका, हम अवलोकन कर सकते हैं, खोज कर रहे हैं वो लोग और एक क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, अभिव्यक्ति कर रहे हैं। हम इससे हम जांच भी कर सकते हैं, वो एक तरह से खोज भी सोचने के लिए उनमें दिमाग पे जोर पड़ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, जो समेकित शिक्षा होती है उसमें सभी पक्षों का विकास होता है और इसका कला के पक्षों का सम्मेलन का प्रयास ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि किसी एक पक्ष का विकास नहीं होता है इसमें, क्योंकि बच्चा परिवर्तन और नयापन और चुनौती और हाँ नई सामग्री को हर समय पसंद करता है और उसमें कला के माध्यम से इसी तरह से हम कह सकते हैं कि सभी पक्षों का विकास होता है। जैसे दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सामाजिक अध्ययन को हमें समझाना है, सामाजिक अध्ययन को हमें कला के माध्यम से समझाना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि स्वतंत्रता दिवस आ रहा है या कुछ स्वतंत्रता दिवस के बारे में बता सकते हैं कि अवसर पर बच्चों को बोल सकते हैं कि आप राष्ट्रीय ध्वज बनाएं और उसमें रंग जो भी भरने हैं उसकी खोज करें और प्रतीकों के चिन्ह भी वो खोजबीन करेंगे कि उसमें किस किस प्रकार के रंग होते हैं और वो इन रंगों का प्रयोग करके एक डिजाइन, एक ध्वज तैयार करेंगे, मतलब अपना फ्लैग तैयार करेंगे। उसमें अलग अलग रंग भरेंगे, उसमें कलर भरेंगे और उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से वो कलर हैं उसकी, और ये किस महापुरुषों पर मतलब समझ लीजिए कि जो फ्लैग हम तैयार कर रहे हैं उसमें रंग कौन सा प्रयोग करना है और चिन्ह कौन सा लगाना है और उसमें किस तरीके से हम उसको डिज़ाइन करेंगे या उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो ये क्या दिखाता है दोस्तों, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे कि दोस्तों इसके माध्यम से वो क्या कर रहा है, रेखाएं देखता है कि मोटी खींचनी है, पतली खींचनी है, वो आकृति देख रहा है कि किस प्रकार की आकृति को डिज़ाइन करना है, वो ज्यामिति और आकृति देखता है कि जो बीच में जो चक्र होता है उसमें कैसे डिज़ाइन करना है, वर्ग लेना है, वृत्त लेना है। इस तरह से वो छानबीन करता है रंग और हाँ उसमें रंग भी देखता है कि किस प्रकार के रंग होने चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों, इससे क्या पता चल रहा है आप बताइए ना। इससे क्या हो रहा है, जैसे कि हम कला में हमने सम्मिलित कर लिया उसको, तो कला में सम्मिलित करने से क्या हुआ कि बच्चा जो है वो क्या सीख रहा है, बच्चा जो है वो विभिन्न चरणों से गुजर रहा है, जैसे कि वो अवलोकन कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, कल्पना कर रहा है, खोज कर रहा है, एक तरह से प्रयोग कर रहा है और उसमें तरह तरह के रंग भर रहा है, झंडे में फ्लैग में रंग भर रहा है, कोई निष्कर्ष निकाल रहा है, मतलब अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है। वो देख रहा है कि किस स्थान पे किस तरह की हमको लाइनें बनानी है, किस तरह से रंग को भरना है और अभिव्यक्ति कर रहा है, अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है। इससे क्या हुआ देखिए ना, फ्लैग बनाने से उसकी हर प्रकार की अभिव्यक्ति बाहर आ गई और वो अपने विचारों को बहुत अच्छे से प्रकट कर रहा है और आपस में शेयर भी कर रहा है, स्थान की समझ रहा है, रंग की समझ रहा है। तो हर प्रकार से वो एक तरह से हम कह सकते हैं हर प्रकार से उसका विकास हो रहा है। तो दोस्तों जैसे कि ये जो ऑप्शन बताया है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र है ना, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र बिल्कुल कॉग्निटिव लेवल उसका डेवलप हो रहा है। इंग्लिश में इसको संज्ञानात्मक क्षेत्र को बोलते हैं कॉग्निटिव लेवल, मतलब उसका मेंटल लेवल बिल्कुल इम्प्रूव हो रहा है। जैसे कि हमने अभी देखा कि फ्लैग को डिज़ाइन करना है उसको स्वतंत्रता दिवस के लिए, इंडिपेंडेंस डे के लिए, तो वो अपनी माइंड को यूज़ कर रहा है, मेंटल चीज़ें कर रहा है। और भावनात्मक, बिल्कुल दोस्तों भावनात्मक भी चीज़ें कर रहा है। क्यों भावनात्मक चीज़ें, एक दूसरे से पूछ रहा है कि कौन सा रंग भरेंगे या इस तरह से पूछ रहा है। और ये मनोज्ञानात्मक क्षेत्र भी हो जाएगा दोस्तों। इसमें सभी प्रकार की चीज़ें, सभी क्षेत्र यूज़ हो रहे हैं, इसलिए सभी प्रकार की चीज़ों को कला को सम्मिलित करने से सभी पक्ष उसके मजबूत हो रहे हैं, इसलिए क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, सभी आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट बटन को क्लिक करके देखते हैं दोस्तों, ये हमारा सही हो गया। अब नेक्स्ट को क्लिक करके देखते हैं। अब ये बोल रहा है दोस्तों कि कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे। अब पहला पॉइंट देखिए, ऑप्शन, एकाडमिक परिणाम के लिए परीक्षा के संसाधन
दूसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों कला प्रतियोगिता की भावना, और तीसरा ऑप्शन कहता है अनुलाभ के लिए गतिविधियां। फिर इसका चौथा ऑप्शन कहता है कला आधारित ऐतिहासिक परियोजनाएं। तो दोस्तों इसमें हमको पहले ही समझ में आ रहा है कि हमने पहले ही पढ़ा कि कला समय की शिक्षा मतलब शिक्षा में हमें क्या करना है, जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं, अन्य विषयों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कला को सम्मिलित करके देना है। तो इसमें हमको साफ पता चल रहा है दोस्तों कि हमें परीक्षा के लिए कोई संसाधन नहीं है ये, है ना ही कला प्रतियोगिता की भावना हमको जगानी है, और ना ही ऐतिहासिक परियोजनाएं मतलब प्रोजेक्ट हमको। तो हम क्या कर रहे हैं, हम गतिविधियां कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है दोस्तों कि अगर हम कुछ भी कला अन्य विषयों में कला को सम्मिलित करना मतलब क्या होता है कि हमें तरह तरह की गतिविधियों को करवाना है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि है ना उनके हाव भाव को और कई माध्यम से पेंटिंग करना है, मतलब कुछ भी चित्रकला करवाना, पेंटिंग करवाना, गहने बनवाना, ताकि उनसे रिलेटेड वो चीज़ें जो करेंगे, जो हम टॉपिक समझा रहे हैं या कहानी समझा रहे हैं या ड्रामा कुछ भी, अगर मान लो कि इतिहास की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो वो अगर ड्रामा करेंगे, खुद ड्रामा करेंगे तो कितनी जल्दी सीख जाएंगे दोस्तों, और उस गतिविधि को करने से उनके हर प्रकार के पक्ष का विकास होगा। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कला को सम्मिलित करने पर हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से हम समझ लीजिए कि गतिविधियां करवा के हम सभी पक्षों का विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट बटन को क्लिक करके देखते हैं कि क्या है। अब बोलता है कि समेकित का अर्थ क्या है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों समेकित का मतलब क्या होता है। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि समेकित का मतलब होता है इंटीग्रेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, समेकित का मतलब होता है इंटीग्रेशन। अब मान लीजिए इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है दोस्तों, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। मतलब कई चीज़ें जो होती हैं बिखरी हुई हैं, तो उनको जोड़ के हम एक चीज़ ऐसी बना लें जो हमारी सभी प्रकार से हेल्प कर सके। ठीक है, तो समेकित का दोस्तों मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि इस पाठ्यक्रम की अगर मॉड्यूल की बात करें दोस्तों, तो इसका मतलब यही होता है कि शिक्षण में हम कला का जुड़ाव कर रहे हैं, मतलब उसमें हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, मतलब समान एक तरह से हम उसको जोड़ रहे हैं, ऐड करना हो गया, ऐड करना। ठीक है, हम शिक्षा में कला को ऐड करना हो गया। ठीक है, तो दोस्तों देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों, विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। फिर दूसरा ऑप्शन कहता है विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन। फिर तीसरा ऑप्शन कहता है कम से कम एक कला रूप के विषय का गहन ज्ञान। और फिर चौथा भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन। तो दोस्तों आपको देख रहा हो जैसे कि सब नेगेटिव पॉइंट दिख रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये सेकंड वाला पॉइंट देखिए, विज्ञान के अलावा लिख दिया, मतलब ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब ये हमको तो सभी विषयों में कला का समेकित मतलब यही होता है कि है ना, सभी विषयों में सम्मिलित करना। फिर ये सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया। अब थर्ड ऑप्शन देखिए, कम से कम एक कला रूप के विषय का गहन ज्ञान। अब गहन ज्ञान की बात हो रही है, हमें तो ऐड करना है ना दोस्तों, किसी कला को पढ़ाने के लिए हम दूसरे विषयों में हमको कला को ऐड करके पढ़ाना है, तो ये भी गलत हो गया। अब चौथा ऑप्शन देखिए दोस्तों, भाषा और सामाजिक अध्ययन जो है उसके साथ कला का संयोजन। तो ये सिर्फ भाषा और सामाजिक अध्ययन की बात कर रहा है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्र के शिक्षण के साथ कला का संयोजन, है ना। विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्र जो भी विभिन्न टाइप के पाठ्यक्रम होते हैं, उसमें अगर हम कला का संयोजन करते हैं तो ये सही हो गया दोस्तों, है ना। अब नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं, तो ये देखिए हमारा राइट का निशान आ गया। अब नेक्स्ट बटन को क्लिक करके हम वापस आते हैं। अब दोस्तों अब ये पूछ रहा है कि विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप किसकी बात कर रहे हैं, ये तो समझ लीजिए कि जो
अभी जो किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, ये CWSN चाइल्ड की बात कर रहे हैं। अब CWSN चाइल्ड के बारे में पहले इस क्वेश्चन को इसका क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों कि CWSN चाइल्ड क्या होता है। CWSN चाइल्ड की आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है दोस्तों। तो सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। क्या होती है दोस्तों? चिल्ड्रन, मैं आपको लिख के बता देती हूँ दोस्तों। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, ठीक है। चिल्ड्रन विथ मतलब चिल्ड्रन विथ किसके साथ, ऊपर लिख रही हूँ है ना, स्पेशल, और नीचे लिख रही हूँ नीड, है ना। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। अब ऐसे चाइल्ड जिनको विशेष आवश्यकता की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। हमको जैसे कि हमको मालूम है, देखिए चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड का मतलब क्या हुआ कि ऐसे बच्चे जिनको विशेष आवश्यकता की ज़रूरत है, मतलब उनको विशेष में माना जाएगा दोस्तों। हमने जैसे कि मालूम है कि CWSN की फुल फॉर्म पढ़ ली हमने। अब हमको मालूम है कि दोस्तों कि 2 प्रकार के चिल्ड्रन होते हैं। कितने प्रकार के चिल्ड्रन होते हैं? कितने प्रकार के चाइल्ड होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के चाइल्ड होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? पहला होता है दोस्तों नॉर्मल चाइल्ड, ठीक है। पहला कौन सा होता है? नॉर्मल चाइल्ड, मतलब कि इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य बालक दोस्तों। और दूसरा होता है दोस्तों स्पेशल चाइल्ड, इसको बोलते हैं स्पेशल चाइल्ड। अब स्पेशल चाइल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? विशेष बालक, ठीक है, विशेष बालक। अब मैंने 2 प्रकार के चिल्ड्रन बताए दोस्तों आपको। पहला होता है सामान्य बालक और दूसरा होता है विशेष बालक। जो सामान्य बालक होता है दोस्तों वो उसको विशेष आवश्यकता की जरूरत, विशेष कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, इतनी ज़्यादा विशेष आवश्यकता की ज़रूरत नहीं होती। और जो स्पेशल चाइल्ड होता है दोस्तों, तो दोस्तों स्पेशल चाइल्ड का मतलब क्या हुआ? जो स्पेशल चाइल्ड ऐसे होते हैं जिनको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है दोस्तों, एडिशनल सर्विस की ज़रूरत होती है, सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है, जिनसे वो अपने ताकि वो अपना काम कर सकें। या जैसे हम बोल सकते हैं कि जो सामान्य से अलग बालक होते हैं उनको ही स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है दोस्तों। स्पेशल चाइल्ड मतलब शारीरिक रूप से जो कमज़ोर हो, या विकासात्मक रूप से कमज़ोर हो, या व्यवहारात्मक या संवेगात्मक रूप से कमज़ोर हो, या फिर इंद्रियों से भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि ब्लाइंड हो सकता है, डेफ हो सकता है बच्चा, और विजुअल इम्पेयर्ड हो सकता है, मतलब कि उसको सुनने में भी दिक्कत हो सकती है, कोई देखने में दिक्कत हो सकती है, या फिर कई प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं दोस्तों, ठीक है। तो स्पेशल चाइल्ड का, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड का मतलब होता है जिनको विशेष आवश्यकता की ज़रूरत होती है, नीड सपोर्ट की ज़रूरत होती है दोस्तों, ताकि वो अपनी लर्निंग को कर सकें। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जैसे CWSN चाइल्ड जो होते हैं वो सिर्फ वो ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे 2 तरह के बच्चे हो सकते हैं दोस्तों। इसमें ये एक बच्चा तो ऐसा हो सकता है, या तो किसी चीज़ को जल्दी सीख लेता है, और एक ऐसा बच्चा होता है दोस्तों वो किसी चीज़ को जल्दी कंप्लीट नहीं कर पाता। तो दोस्तों जो ज़्यादा IQ वाला रहता है बच्चा वो भी CWSN में आ जाएगा, और जो बिल्कुल भी नहीं सीख पाता वो भी इसी CWSN में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो जैसे जिनका IQ 70 या 70 से कम होता है तो उसको क्या बोला जाता है? MR बोला जाता है, मेंटल रिटायर्ड चिल्ड्रन बोला जाता है। तो मेंटल रिटायर्ड चिल्ड्रन की जो होती है वो क्या होते हैं, जो घर के काम रहते हैं वो ढंग से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका IQ बहुत कमज़ोर रहता है। तो इनको विशेष आवश्यकता की ज़रूरत होती है, और उनको छोटे छोटे टास्क कंप्लीट, छोटी छोटी स्टेप में इसको कंप्लीट करवाना पड़ता है, जैसे कि आपको पता ही होगा। और दोस्तों दूसरा हम क्या बोल रहे हैं कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है, जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है उसका जो IQ होता है दोस्तों वो 140 से ऊपर होता है, 140 या उससे ऊपर होता है। मतलब कि जो चाइल्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और अपना ज़्यादा दिमाग लगा लेता है, और वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, जो हर एक बच्चा जो गिफ्टेड होता है वो क्रिएटिव होता है। तो इसलिए जो वो क्रिएटिव होता है दोस्तों,
इसलिए वो अगर वो जैसे हम क्वेश्चन करवा रहे हैं तो वो पहले ही करके बैठ जाएगा, तो फिर जो जो दूसरा बच्चा है जो नहीं कर पा रहा है, वो कम बहुत लेट से कर पा रहा है, तो वो इतनी देर बैठेगा तो वो उसका माइंड जो होगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्स्ट्रा टास्क देने पड़ेंगे ताकि वो भी किसी ना किसी चीज़ में इंगेज रहे और वो अपना जो जानने की इच्छा है, वो बहुत क्यूरियस होता है दोस्तों। जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है वो बहुत ही क्यूरियस होता है और सभी तरह की जो तेज़ी से बहुत बहुत जल्दी सीख लेता है। तो उसको जो हमको है वो उसकी शार्प मेमोरी होती है दोस्तों, इसलिए हमको ऐसे वो उनके पास अमूर्त चिंतन की क्षमता भी होती है दोस्तों, ताकि हमको ऐसे काम उनको देने चाहिए ताकि वो क्या कर सके, वो आगे चल के अच्छा इंसान बन सके और अच्छी पद पर पहुंच सके, या हम उसको अच्छे से उसको ट्रीट करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। तो ये मैं आपको दूसरे वीडियो में जो है समावेशी शिक्षा का जो वीडियो है उसमें समझा दूंगी। और दोस्तों तो इसको हम पढ़ रहे थे दोस्तों कि CWSN को जो है, CWSN जो चाइल्ड होता है, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा होता है दोस्तों, इसके किसके माध्यम से आनंदाई अधिगम में लगाया जा सकता है। जो बच्चा जो हमने सीखा ही दोस्तों कि आनंदाई मतलब उसको आनंद आना, क्रिएटिविटी होना। तो क्रिएटिविटी वो कैसे सीखता है दोस्तों, वो कला के माध्यम से क्रिएटिविटी सीख जाता है। तो पहला दोस्तों देखिए, कला समेकित शिक्षा, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों दूसरा ऑप्शन तो देखिए गलत ही लग रहा है। ऊंची आवाज़ में पढ़वा कर क्या इससे आनंददायी बना सकते हैं? जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए हैं दोस्तों, नहीं बना सकते ना। और लिखने का अभ्यास करवा कर, ठीक है, पाठ को याद करवा कर, ये सभी गलत हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बटन को क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। कला समेकित गतिविधियां इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित हैं? पहला दोस्तों ऑप्शन देखिए, पाठ्य पुस्तक से नकल करना। दूसरा दोस्तों, सही उत्तर लिखना। तीसरा ऑप्शन देखिए, रट कर याद करना। और चौथा ऑप्शन कहता है अनुभव आधारित अधिगम। तो दोस्तों देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, बाकी सारे नेगेटिव पॉइंट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? रट कर याद करवाना, ये रट कर याद करवाना तो हमने एनसीएफ में भी, एनसीएफ भी कहती है कि रट कर याद करना, रोट लर्निंग को तो रिमूव ही कर देना चाहिए बच्चे की लाइफ से ही, है ना। और पाठ्य पुस्तक से नकल करना, ये भी नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि पाठ्य पुस्तक से नकल करना भी नेगेटिव पॉइंट हो गया, ये भी हटाना है। और सही उत्तर लिखना, ये भी कोई पॉइंट नहीं है। तो अनुभव आधारित अधिगम से ही उसको फ़ायदा हो सकता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिए हैं दोस्तों। पहले तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दे सके, पर एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि हम चिकनी मिट्टी ले लेते हैं और चिकनी मिट्टी से उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं कि किसी मित्र का नाम लिखवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, बताइए कि उसके जो मित्र का नाम लिख रहा है दोस्तों, तो वो जो मित्र का नाम लिख रहा है उससे नाम लिखना भी सीख रहा है, और मिट्टी को किस तरह से मिलाना है, या अनुभव उसको हो रहा है कि किस तरह से कितना पानी मिलाना है, कितना क्या करना है, और किस तरह से उसको लिखना है, किस तरह से हाथ का प्रयोग करना है, मोटर स्किल का भी डेवलपमेंट हो रहा है। हर तरीके से इस प्रकार से विकास होता रहता है दोनों, और अनुभव होता जाता है। और जितना अनुभव वो करके सीखेगा तो वो जल्दी सीख जाएगा और उसको इंटरेस्टिंग लगेगा सब्जेक्ट। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, अनुभव आधारित अधिगम। ठीक है, अब नेक्स्ट बटन को क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। अब क्या कहता है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? तो पहला ऑप्शन कहता है परंपरागत कला, दूसरा ऑप्शन कहता है लोक कला, तीसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों शिक्षण शास्त्र का एक टूल, और चौथा ऑप्शन कहता है दोस्तों परीक्षा की एक पद्धति। तो दोस्तों परीक्षा की एक पद्धति तो गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों, तो ये परंपरागत कला तो हो ही नहीं सकती, पुराने टाइप की कला नहीं है ये, हम आज के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। मतलब कला को सम्मिलित करना क्या होता है कि हम कला को सम्मिलित करके परंपरागत कला नहीं हो सकती है ना।
आज के समय में हम हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, और एनसीएफ भी हमारा कहता है कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करने से बच्चा जल्दी सीखेगा। तो ये परंपरागत कला भी नहीं हो सकता, ये कट हो गया दोस्तों। और परीक्षा की एक पद्धति भी कट हो गया। और लोक कला तो है नहीं, ये तो कई प्रकार की कला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेंटिंग करना, चित्रकारी करना, एक्टिंग करना, मूर्ति बनाना, गहने बनाना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक टूल है, शिक्षा शास्त्र का एक टूल है। टूल का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि एक तरह से हमको उपयोग करने वाला एक रिसोर्स है हमारे पास। ठीक है, रिसोर्स मतलब कि हमारे पास संसाधन है एक तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट बटन को क्लिक कर लेते हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, प्रदर्शन कला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? जो प्रदर्शन कर रहा है, मतलब कलाकार जो भी होता है, कलाकार जो दर्शकों के सामने अपनी प्रतिभा को दिखा रहा है, तो वो क्या हो गया? प्रदर्शन कला। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं इंग्लिश में परफॉर्मेंस आर्ट, है ना। जैसे कि मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा हो इससे रिलेटेड गतिविधि 1 और 3, तो वो आप देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्रदर्शन कला जैसे कि नृत्य है दोस्तों, कि नृत्य क्या हम दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं, कलाकार जो होता है वो प्रेजेंट करता है। और दूसरा देखिए संगीत, ठीक है, ये भी हम प्रदर्शन कला में ले सकते हैं दोस्तों। और चित्रकला दोस्तों, और ये स्वाभिनय है ना, कि हम अभिनय करके दिखा रहे हैं, खुद ही अभिनय करके दिखा रहे हैं, तो ये भी सही हो गया। तो दोस्तों चित्रकला जो हो गई वो दृश्य कला हो गई, है ना। इसलिए हमारा जो प्रदर्शन कला किस में नहीं आता? वो चित्रकला में नहीं आता, प्रदर्शन कला नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं दोस्तों। गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन कहता है दोस्तों केवल एक अवधारणा में, दूसरा ऑप्शन कहता है संभव नहीं है, तीसरा ऑप्शन कहता है गलत, और चौथा ऑप्शन कहता है सही। तो हम जैसे पढ़ चुके हैं दोस्तों, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बता ही दिए हैं। जैसे कि हम ड्रामा को इतिहास में ड्रामा को पढ़ाना चाहते हैं, सॉरी इतिहास में हम कोई ऐतिहासिक घटनाओं को पढ़ाना चाहते हैं, तो ड्रामा के माध्यम से करेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे बच्चे। तो केवल एक अवधारणा में नहीं हो सकता, एक कंसेप्ट में ही कर सकते हैं क्या? तो नहीं, है ना, संभव नहीं है। और तीसरा गलत, ये सभी नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, ये सब नेगेटिव पॉइंट हो गई। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं दोस्तों। अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या कहता है। तो देखिए हमारा 10 में से 10 क्वेश्चन का आंसर आ गया, और हमारा स्कोर भी 10 आउट ऑफ 10 आ गया। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलिएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक करना और शेयर करना, और ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें और कॉम्पिटेंसी टेस्ट को भी पास कर सकें। और दोस्तों मिलते हैं, मैं अगले वीडियो में लाऊंगी कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, एनसीएफ क्या होता है, एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, आरटी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और आरटी क्या होता है इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। और जो भी आपका मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम अगली सीरीज़ में मैं बताऊंगी और अगले वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक कि आप अपने इस त्यौहार आने से पहले आपकी ये मॉड्यूल ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, और सर्टिफिकेट भी देख लीजिएगा कि वो आ ही जाए इससे पहले कि हमारी तारीख ख़त्म हो जाए, नहीं तो हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और अगर कोई भी आपको डाउट होता है या किसी भी प्रकार की चीज़ों को आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक की बाय बाय, थैंक यू।